नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अब थम गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सभी दलों के बड़े बड़े दिग्गजों ने, प्रचारकों ने पश्चिम यूपी के इन 9 जिलों में मोर्चा संभाल लिया था। दूसरे चरण के चुनाव में 55 सीट हैं जहां पर चुनाव होने हैं। इसमें सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनिश्चित होगा। वैसे पश्चिम यूपी में पहले चरण में उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ जहां पर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। किसान आंदोलन के कारण इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। दूसरा चरण गन्ना बेल्ट में ही है। बरेली को छोड़कर बाकी सभी जिले पश्चिम यूपी के। इस कारण दोनों ही पार्टियों ने किसानों पर दांव लगाया है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि पश्चिम यूपी और बरेली यानी रुहेलखंड का जो हिस्सा है, रुहेलखंड जिले में किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है। साथ ही दूसरे चरण में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कुछ नामचीन हस्तियां हैं जिनकी साख दांव पर है। तो पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का रण होना है। दूसरे चरण में भी वो तमाम इलाके हैं जहां पर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ था या फिर उस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमुख बताया गया। जाटलैंड के साथ साथ किसान उन तमाम चीजों को क्या भूल जाएंगे या फिर भुलाने की कोशिश करेंगे जो कि पिछले तमाम समय से उनके साथ होता रहा और अलग अलग दलों के दौर में हुआ। लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी जो कि सत्ता में है उसके लिए चुनौती है, क्योंकि किसान आंदोलन इस बेल्ट से सबसे ज्यादा लोग आकर गाजीपुर बॉर्डर पर टिके। अब सवाल इस बात का कि क्या मन के अंदर बीजेपी प्रवेश कर पाई है। जाटलैंड और रुहेलखंड में जंग है। दूसरे चरण में कौन किसके संग होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल इसी बात का है कि पहला चरण और उसके बाद दावे हमने देखे, सभी ने किए, कांग्रेस तक कर रही है, बसपा भी कर रही है, लेकिन कहा जा रहा कि बीजेपी और गठबंधन के बीच में ही असली लड़ाई है। लेकिन इस बेल्ट की लड़ाई आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा कठिन इस वजह से होगा कि ना सिर्फ किसान जाट बल्कि इस पूरे बेल्ट में अल्पसंख्यकों का भी एक दबदबा है। समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं यहां पर आधार रहा। दूसरा चरण कितना सरल है किसके लिए और कितना मुश्किल है किसके लिए? देखिए, फर्स्ट चरण से ही कहीं कहीं हम लोग जो देख रहे हैं कि कहीं वहां पे किसान आंदोलन का प्रभाव हम लोगों को दिखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेहद मजबूती के साथ लड़ रही थी। हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है कि वो पर्चे बांटते हुए नजर आए थे। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी वो स्थितियां आसान नहीं थी, चुनौती बड़ी थी। और जो दूसरा खंड है, जैसा कि अभी आपने अपने भूमिका में भी बताया कि ये इस खंड से भी गन्ना बेल्ट है। और गन्ना बेल्ट में देखिए हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, जो खुद गन्ना मंत्री जी थे उनकी सीट भी जो है कि कोई कह नहीं सकता कि वो निकल जाएगा। काफी फंसी हुई सीट बन चुकी है उनकी भी जो है जी। तो गन्ना किसानों के लेके भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़े उनके दावे भी और काफी बड़े काम भी हुए, काफी पेमेंट्स वगैरह किए भी गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि अगर मैं ध्यान दिलाऊं कि जो 2017 का संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का कि 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान होगा, अन्यथा जो है कि उनको ब्याज मिलेगा। आप देखिए हूबहू उसी लाइन को फिर 2022 के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। तो आपको याद होगा अतुल जी की शुरुआत के समय में किस तरह से बजाज वगैरह के ऊपर किस तरह से कार्रवाई भी की गई। लग रहा था कि जो मिल मालिक हैं उनको काफी ज्यादा जो है कि उनको टाइट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन धीमे धीमे कहीं कहीं कुछ मामलों में सरकार को सफलता भी मिली। लेकिन जो अपेक्षाएं है गठबंधन जो है और विशेषकर जो जनता की अपेक्षाएं प्रचंड बहुमत वाली सरकार से थी, उन अपेक्षाओं पर कहीं कहीं किसानों के मामले में सरकार खरा उतरता हुआ नजर नहीं आती। तो इसलिए मैं कहूंगा पुनः कि यहाँ पे जो सेकंड चरण के भी जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव काफी ज्यादा एक तरह से जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है वो काफी मजबूती से है। क्योंकि देखिए अल्पसंख्यकों के वोट को जो देखा जा रहा था, पहले बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे थे कि वो वोट बटेगा, हो सकता है कि वो कुछ कांग्रेस में चला जाए, कुछ बीएसपी में चला जाए, कुछ ओवैसी जी के पार्टी को मिल जाए। लेकिन हम लोगों ने प्रथम चरण में देखा कि वो वोट बट नहीं रहा, वो सीधे सीधे बिल्कुल फोकस्ड वे में जा रहा है। ठीक है। और अगर कहीं पे जी राहुल लाल जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए जो हम लोगों ने ये चीज देखा कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो स्ट्रेटेजिक ढंग से वोटिंग कर रहा है। यानी जहां पे जो उम्मीदवार बीजेपी को बिल्कुल अगर गठबंधन का अधिकांश जो वो गठबंधन क्योंकि वो मजबूती से लड़ रहा है गठबंधन के साथ, और अगर कहीं पे भूल चूक से कोई दूसरी जगह पे कोई, जैसे हम लोगों ने प्रथम चरण में मथुरा में देखा कि कहीं कहीं वो
कांग्रेस के साथ वो लोग गए। तो एक तरह से सीट वाइज उनकी स्थितियां बदली है, लेकिन फिर भी वो कमोबेश एक तरह से समाजवादी और गठबंधन जो आरएलडी है उसी के साथ खड़े हैं। ठीक है, आरपी रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी रंजन, स्वागत है आपका। सवाल इस बात का कि आपने कहा कि पहले चरण से ही संदेश मिल गया है, 10 तारीख का इंतजार नहीं करना है। ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस और बसपा भी कह रही है, लेकिन इस दूसरे चरण में अगर आपको एज मिलती है तो वो आपके लिए वाकई मुफीद होगा। आपको लगता है कि हां, जो बात यहां पर राहुल लाल कह रहे हैं कि कैंडिडेट वाइज भी जनता जा रही है, पार्टी वाइज या नेता वाइज नहीं जा रही है, कौन कहां पर किस पार्टी का बढ़िया कैंडिडेट है इसके आधार पर भी जा रही है। तो अच्छे कैंडिडेट तो मुझे लगता है राजनीति में सभी पार्टियों में है, आपके यहां भी है, उनके यहां भी है। क्या लगता है दूसरे चरण का रण कितना सरल है, कितना मुश्किल है? देखिए आदरणीय अतुल जी, बड़े भाई आदरणीय राहुल लाल जी ने जो कहा वो ज्वाइन हो गया सर। उनकी बात जो हाँ, मैं ज्वाइन हो यथार्थ गया। है, उनकी बात को मैं काट नहीं सकता और यथार्थ जी। सही कहा। उनका आकलन, क्योंकि वो जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सत्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें जो मतदान हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो मुद्दों के साथ मतदान हुआ है। क्योंकि जो मुद्दों की बात हम कर रहे थे, जिन मुद्दों के लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, और ये हम तो जनता के बीच मुद्दों को लेकर गए ही थे, और जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आरोप पत्र तैयार कर रखा है। उसी आरोप पत्र के तहत ही मतदान हुआ है। मुद्दे क्या थे? किसानों का बड़ा मुद्दा था, गन्ना किसानों का मुद्दा था, और 3 कृषि कानून जो आए थे वो एक बड़ा मुद्दा था। वो छुट्टा जानवर हमारा एक बड़ा मुद्दा था। रात में जो है 2:30 बजे रात में इस कड़ाके की ठंड में हम लोग तो घरों में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो पता लगता है काका हमारे चाचा खेत में है, तो हम लोग जाके चाचा जाओ घर पे आराम करो, रात में हम देखते डंडा लेके। तो ये बड़ा मुद्दा था, पूरे प्रदेश में इससे लोग परेशान है, किसान बहुत परेशान है। महंगाई, बात बिजली की जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम कह दिया कि हम बिजली आधी कर दिए। पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की सबसे महंगी बिजली लेकर के किसानों को और देश के आम आदमी को लूटने का काम किया है। जब चुनाव आया तो इन्होंने कहा कि जो है बिजली आधी कर देंगे। तो आदरणीय जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी भी सीट फंसी हुई है, वो हारने जा रहे हैं। इनकी सीटें सब, जितने लोग झूठे वादे कर रहे थे, लोग हार रहे हैं। जनमानस ने बढ़ चढ़ करके मुद्दों पर मतदान किया है, और वही मुद्दे हमारे आगे भी हैं। जनता उन्हीं मुद्दों के साथ मतदान फिर करने जा रही। पुनः दूसरे चरण में भी उससे भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी तो बहुमत से जीतेगी ही गठबंधन, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, वो 10 तारीख को तय हो जाएगा। ठीक है, अब 10 तारीख को तय होगा किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। लेकिन जो मुद्दे आपने गिनाए, बिल्कुल राजनीति में विपक्ष का जिम्मा है, अधिकार भी है कि मुद्दे वो गिनाए, लेकिन मुद्दे बाकी और दल भी गिना रहा है। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। उनकी पार्टी भी इन मुद्दों के साथ साथ और भी कई मुद्दों को गिना रही है। महिलाओं का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया है। लेकिन विकास भाई, क्या लगता है, पहला चरण, उसमें आपका दावा तो है, लेकिन उसको सिरे से सारी पार्टियां खारिज कर रही हैं। वो लोग जिनके साथ आपने कभी गठबंधन भी किया था, 2 युवा लड़के जब मैदान में आए थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तो लड़ाई इनसे है ही नहीं। सेकेंड राउंड में क्या लगता है कि कुछ भूमिका बन पाएगी या उनके बीच ही फाइट दिख रही है? देखिए, सेकेंड राउंड में जो ये 55 सीटें हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी एक शर्मनाक बात ये थी कि महिला उत्पीड़न में ये क्षेत्र नंबर 1 पर रहा, और अल्पसंख्यकों, दलितों, अति पिछड़ों के उत्पीड़न में भी योगी सरकार यहाँ पर सबसे ज्यादा नाकाम साबित हुई है। उसने अपनी आक्रामकता, लापरवाही और धर्म और जाति के नाम पर तुष्टीकरण, विघटन, बंटवारे की जो उसकी सोच थी, उसका उसने यहाँ पर परिचय दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आक्रोश का माहौल है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 11 सीटों पर बसपा और सपा का गठबंधन जीता था, क्योंकि वोटों का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभुत्व है, जिसमें अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक यहाँ का मतदाता जो है यहाँ की सरकार तय करेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे शाक्त सैनी और अति पिछड़े बिरादरियों की है, जिसको लेकर आपने देखा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हो, चाहे धर्म सिंह सैनी रहो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को किनारा कसा, क्योंकि अति पिछड़ों को लेकर जो बड़े बड़े दावेबाजी अमित शाह साहब ने किए थे, और यहाँ पर योगी सरकार बनने से पहले 2017 में, चाहे वो केंद्र में रोहिणी आयोग बनाने का बात रहा हो या जस्टिस राघवेंद्र की 400 पन्ने की कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें अति पिछड़ों के साथ हमेशा द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लोग हैं। तो जो आज ये लोग हिजाब के बात तो करते हैं, पर जॉब की बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए
देखिए अब यहाँ का गरीब गुर्गा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एक इकट्ठा होकर कांग्रेस की ओर देख रहा है। और हमने 22 सीटों पर आदरणीय प्रियंका गांधी ने महिला स्वावलंबन की बात की है, क्योंकि महिला उत्पीड़न के मामले में ये क्षेत्र नंबर 1 पर रहा है। और आदरणीय प्रियंका गांधी एनआरसी के आंदोलन में भुक्तभोगी पीड़ित परिवारों के करीब 18 परिवारों से मिली, जो यहाँ पर गई और उनकी लड़ाई में, उनके उस दुख दर्द में, उनके भय और आतंक का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने बनाया था, उस वक्त उनका सहारा बन के खड़ी हुई। तो आज की डेट में लोग निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश को, इस संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ आज वोटिंग करनी है। जो लोग भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इस देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है ये क्षेत्र। और इस जगह पर आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित परिणाम प्रस्तुत करेगी और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 का जो ये चुनाव होगा, ये देश का, उस प्रदेश के बदलाव की ये पृष्ठभूमि लिखने वाला चुनाव होगा। ठीक है आरपी रंजन, अगर दोनों के दावों को मैं मान लूं तो मजबूत कौन होगा फिर? क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडर सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है विकास भाई ने कि मुद्दे और खासतौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दे इस क्षेत्र में जो भी घटनाएं हुई वो सपा और गठबंधन ने नहीं उठाया, वो कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया, लड़ाई लड़ी और लाठी भी खाई। देखिए अतुल जी, सभी राजनीतिक दल हैं, राजनीति करते हैं, सभी दल अपनी अपनी बात रखते हैं और सबको ये दावा करने का अपना अधिकार है। सब लोग दावा करते हैं, राजनीति में सभी लोग कहते हैं कि हम दावा करें। लेकिन जहां तक जब बात रही समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन जनता के उन मुद्दों के साथ खड़ा है और जनता भी समाजवादी पार्टी के मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि जो हम घोषणा पत्र लाए हैं, हम जो 12 में घोषणा पत्र लाए थे, तो हमने उसमें काम किया था। तो लोगों का भरोसा है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी जो मुद्दा लेकर के जो घोषणा पत्र लाए हैं हम, आरपी भाई अगर भरोसा होता तो आपने तो उसके बाद नारा भी दिया था कि काम बोलता है, लेकिन बोल नहीं पाया ना। और घोषणाओं की अगर हम बात करें तो मैं कल पढ़ रहा था, साउथ में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की हैं कि एक युवा को अगर रोजगार के लिए अपना कुछ स्टार्टअप करना है तो 1 करोड़ दे देंगे, हर परिवार को कुछ रकम देंगे, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर देंगे, अगर शादी होगी तो वहां पर पता नहीं कितने तोले जो है सोना देंगे, और तो और चांद पर घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए भी उन्होंने वादा किया है। कुछ तो ऐसी भी घोषणाएं हैं। खैर ये तो सब राजनीतिक दल है, सबका अपना अपना वो है, लोग अपनी अपनी बातें लेकर के आते हैं। लेकिन जनता के भरोसे की बात है कि जनता भरोसा, हाँ, जनता को जो भारतीय जनता पार्टी 17 में कह के आई थी, तो लोगों को लगा था कि हाँ शायद ये कुछ, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के साथ, जिस तरीके से ग्राम प्रहरियों के साथ, अनुदेशकों के साथ उनकी एक बड़ी रैली करके, इसी लखनऊ में बहुत बड़ी रैली की थी, कहा था परिवर्तन महारैली, और उसके बाद उनको छला गया। तो जनता को उस समय लगा कि शायद ठीक है, यानी आपका मानना है कि भरोसा है और उस भरोसे की वजह से आपको मौका मिलेगा। राघवेंद्र बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस प्रतिज्ञा लेकर उतरी है, उन्होंने घोषणा नहीं की है, प्रतिज्ञा की है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में घोषणा की थी, काम किया था, काम बोला था, लेकिन बोल नहीं पाया उसके बाद चुनाव में, लेकिन अभी भी उनके ऊपर भरोसा है जनता को। आपका भरोसा कैसे यहां पर तटस्थ रहेगा? क्योंकि पिछले चुनाव में तो इस इलाके से बम्पर आपको सीटें मिली, लेकिन इस बार कहा जा रहा कि किसान, मुसलमान, युवा बहुत नाराजगी है और इसी आधार पर विपक्ष आपको घेर रहा। कांग्रेस आपको खासतौर पर दूसरे चरण के इस क्षेत्र में, जहां पश्चिम का हिस्सा, रुहेलखंड का कुछ हिस्सा, वहां पर इस वजह से घेर रही कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए, उस अपराध को मुद्दा सबसे बड़ा बनाया भी और उन परिवारों के दर्द को, मर्म को समझा और समझने के साथ साथ उसको सहा भी, साझा भी किया। तो इस वजह से कांग्रेस और गठबंधन दोनों ही मजबूत है और आपको टक्कर दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इनको ना हार का कोई सितम है, ना जीत की कोई आशा है, ना उससे कोई खुशी है, ना हार से कोई इनको गम है। कांग्रेस की तो बात जाने दीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि 2012 में मैंने घोषणा पत्र किया, उस आधार में मैंने काम किया। चलिए 2012 के घोषणा पत्र की थोड़ी चर्चा करते हैं। इन्होंने 2012 के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक बेरोजगार को महीने में 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ये पूरे 5 साल कम से कम तो दिया ही जाएगा। हुआ क्या, इन्होंने सबसे पहले
उसमें बेरोजगारी भत्ता घटा करके 500 रुपए किया, और जो पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या निश्चित कर दी कि जिस व्यक्ति की पारिवारिक आय महीने में 3,000 रुपया होगी उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चलिए वो मान लेते हैं। उसके बाद 18 से 35 वर्ष का फिल्ट्रेशन कर दिया, चलिए वो बात मान लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की कीमत 2 रुपए माहवार कर दी, और उत्तर प्रदेश में मात्र 8 लाख लोग चिन्हित किए, इनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया, और 2 साल के बाद वो 2 रुपए भी बंद कर दिया गया। ठीक तो है, 2 रुपए महीने दिए जाता था। और दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ, मजे की बात है, इन्होंने एक कहा था कि पूरा उत्तर प्रदेश को किसानों को 65 वर्ष के बाद पेंशन दी जाएगी। जरा भाई देखिए, 5 वर्ष इनकी सरकार चली थी, कितने किसानों को पेंशन मिलती है। ये लोग जो है सरकार में आने के लिए खूब कलाबाजी करते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, लंबी लंबी घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल में क्या होता है, मैंने 2 योजना इनकी बता दी है। जिस तरीके से इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों का वितरण किया, पर सीधा कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भयग्रस्त करने का काम करती है। जिस प्रकार से इन्होंने खुले हुए अपराधियों को टिकट देने का काम किया, जिस प्रकार से दूसरे चरण में 55 सीटों में 35 अपराधी उतारे। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के आई थी। अपने पूरे 5 वर्ष में जितना उन्होंने विकास और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों के 7 कार्यकाल, 3 कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी, 4 कार्यकाल समाजवादी पार्टी, 7 कार्यकाल मिलाकर के जितना काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के, देख लीजिए। आरपी रंजन जल्दी से एक जवाब, उसके बाद में राहुल लाल के पास जाऊं। आरपी राघवेंद्र जी, अरे सुन लो भैया, सुन लो, अब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ तो लिया, लेकिन सबका साथ के साथ साथ सबका सत्यानाश और सबका विनाश करने का काम किया है। पूरे 1 साल किसानों को रोड पर लाने का काम आपने किया। आप यही कहोगे? नहीं, राघवेंद्र भाई सुन लो, राघवेंद्र जी आप वरिष्ठ, मैं बोल नहीं रहा था, सुन लो पहले, मैं बोल नहीं रहा था, सुन लो, आप सीनियर हैं, सुन लो, हौसला रखो। आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला तो थोड़ा हौसला रखो, सवाल करिए। आपको सुनाते, जरा बेरोजगारी भत्ते पे भी चर्चा करिएगा। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आपके सबके साथ विश्वास और विकास की बात पे पहले जवाब दे दूं। आप बताइए, जिन किसानों की आपने कहा था 22 में आय दोगुनी कर देंगे, दूसरे पन्ने पर आपके जो है मैनिफेस्टो में था किसानों की आय दोगुनी करने का, 2022 चल रहा, एक किसान का नाम बता दिया जाए कि जिसकी आय दोगुनी किया हो आपने तो किसानों को 1 साल तक रोड पर अनाथों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। आपने लाठी चलाई किसानों के ऊपर, आपने किसानों को आतंकी कहा, आपने किसानों को जो है पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, वाटर कैनन से पानी डालने का काम किया है ठंडी में। किसान लगभग 700 से 750 किसान शहीद हो गया। उस पर एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का अगर एक सिंपैथी में उस परिवारों के प्रति, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो माताएं बहनें विधवा हो गई, जो परिवार उजड़ गए, उस पर एक भी किसी ने सिंपैथी या किसी ने व्यक्त किया हो, दुख पे खेद प्रकट किया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से 5 से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों से मिलने का समय नहीं मिला। तो आपने तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। और आप जब लगा कि अब हम आपके विधायक जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, लोग विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तब आपने कृषि कानून वापस लेने का काम किया। जिस कानून को आप बताते थे कि बहुत अच्छा है, ये है, जिन किसानों को आप कहते थे कि आतंकी है, उन्हीं को आपने कहा कि जो है हम इनके कहना पर अब हम इनके आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, हम ये जो है बिल वापस लेते हैं। तो ये साफ जाहिर है जनता इन्हीं मुद्दों पर मतदान किया है। और ठीक है, अगर जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मतदान किया है ना, तो आरपी भाई सवाल इस बात का भी है ना कि किसान का भला आपने कितना कर दिया था सत्ता में रहते, या फिर केंद्र में सहयोगी दल के तौर पर? तो किसान का भरोसा तो आप पर भी उतना ही डगमगाया हुआ है ना। मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, मैं सपा, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा। अगर किसान का दर्द इतना ही दिख रहा है तो स्वामीनाथन बनाने वाले, आयोग की रिपोर्ट को बैठकर दबाने वाले, उन लोगों का साथ तो आपने दिया था। यह भी किसान कहता है, मैं नहीं कहता हूं। किसान तो तब से चला जा रहा है, कोई पिछले 5 या 4 साल में नहीं चला गया है। अगर यह मुद्दा है तो किसान तीनों को एक ही पैमाने पर आंकेगा, और आंकना भी चाहिए। राहुल लाल जी, मुद्दों का जिक्र विकास भाई भी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आरपी रंजन का भी दावा है कि किसान का जो दर्द है वो सपा और गठबंधन ने समझा है, इसलिए किसान उनके साथ है।
और खुद राघवेंद्र बिल्कुल, सिंह बिल्कुल, जो कि सत्ता में है, उनका किसान- कहना है कि किसान उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ किया भी है और बहुत कुछ करने जिस तरह से की हुआ था, तैयारी वो भी सब दिख रहा है। है। इस रुहेलखंड में और पश्चिम यूपी के इस जाटलैंड के दूसरे चरण के हिस्से में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर है। जातीय समीकरण के हिसाब से, धार्मिक समीकरण के हिसाब से बड़े बड़े कई नाम हैं। और इस चरण में हमने देखा, जो पहले चरण में नहीं हुआ था, कि तमाम कद्दावर लोग जनसभाओं में निकल पड़े। श्मशान भी आया, कब्रिस्तान भी आया, अब्बाजान भी आए। यानी वो पुरानी बातें चुनाव के दौर में जो चली होती थी वो फिर से आ गई हैं, एंट्री करा दी गई है। लगता है कि ये इफेक्ट डालेंगी। अतुल जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये सेकंड चरण हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे मुकाबला देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर 2017 की स्थितियों को देखें, 17 ही क्या 14, 17 और 19, ये तीनों चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के दोनों चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव हो, यहाँ पे वो क्लीन स्वीप की स्थिति में। लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है, आज स्थिति बदली हुई है। देखिए बीजेपी के पक्ष में कुछ चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने 14 से 15 करोड़ लोगों को राशन दिया है, या फिर इनके अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो उनका मजबूत वर्ग है। लेकिन कहीं कहीं अगर मैं पश्चिमी यूपी जो मैं हाल फिलहाल में जा भी रहा था, तो देखिए वहां से लोग काफी मात्रा में जो सेना में भर्ती होने की बड़ी आशा रखते हैं, और लोग मॉर्निंग में काफी लड़के दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2020 के बाद सेना में भर्तियां जो है वो कोरोना के कारण काफी रुकी हुई, और वो युवक काफी परेशान है, क्योंकि एक तरह से 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक का ये एक मोटा सा कैप होता है। तो वो काफी ज्यादा मुझे आवेशित नजर आया कि उनका मुद्दा एक अलग किस्म का मुद्दा है, जिसको वो कहीं कहीं एक तरह से भाजपा से नाराजगी है। जो दूसरे आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, धार्मिक रूप से, धार्मिक रूप से देखिए मैं बार बार कहूंगा, लेकिन यहाँ पे आप कांग्रेस को तो हटा दीजिए, लेकिन सीधे सीधे जो टक्कर की स्थिति में प्रथम चरण में भी दिखा है, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, वो टक्कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसी में दिख रहा है। देखिए किसान आंदोलन के कारण कहीं कहीं राष्ट्रीय लोकदल जो पहले मृत गया था, हम लोग उस दल को गंभीरता से नहीं लेते थे, उसने एक तरह से नया जीवन दान जरूर दिया है। जो ये गठबंधन जो दिख रहा है, कहीं कहीं उसमें गठबंधन में जो पुराने गठबंधन में मैं देख पा रहा था, बहुजन समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसको वोट ट्रांसफर की समस्या आ रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं कम से कम जमीन का स्तर पे थोड़ी केमिस्ट्री भी नजर आ रही है। तमाम लोग जो स्वीकार नहीं करते थे, तो कि भाई जाटों का वोट जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन कई सारे जगहों पर मैंने देखा कि जाटों का वोट जा रहा है, तो वो वोट लेकर जाएगा। हाँ, कितना परसेंट वो बीजेपी उसमें से कितना परसेंट फिर अपने तरफ मोड़ पाती है। प्रथम चरण में बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। कम से कम एक बड़ा हिस्सा जाटों का वो जरूर जो है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने एक तरह से वो गठबंधन की तरफ जाते हुए देखा है। तो एक कुछ चीजें हैं जो अलग अलग किसानों के समूह है, वो आवेश में सही, अगर ये सरकार के किसान कानून को बड़े तौर पर वापस ले लेगी, लंबा नहीं खींचती इसको, तो हमें लग रहा है कि इतना ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं होती। लेकिन ये आंदोलन लंबा चल जाने से लोगों को शिकायत बढ़ गई, क्योंकि एनएफसी जैसी चीजें वो छोटे किसान बंदूक राय नहीं समझते थे उसको, वो उन मामलों में दूर ही रहते थे। लेकिन अब 1 साल से ज्यादा उम्र में आंदोलन करने से उनकी अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये बीजेपी के लिए समस्या का चीज बना हुआ है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ देखिए, रुहेलखंड में मैंने जरूर ये चीज पाया कि रुहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में जो अन्य स्थानों में पश्चिमी यूपी की तुलना में थोड़ी वो हमें मजबूत नजर आ रही है, अलग अलग स्थिति रुहेलखंड में जा रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी के समीकरण में एक तरह से गठबंधन जो है वो उनको कड़ी चुनौती दे रहा है, मुसलमानों के वोट। ठीक है विकास श्रीवास्तव, देखिए राहुल लाल कह रहे हैं कि गठबंधन और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है, और आप कह रहे हैं कि मुद्दे भी हमने उठाए, महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, हमने प्रतिज्ञा के तौर पर अपनी बातें रखी है, ना कि कोई घोषणा की है। आखिर क्यों ये बात महसूस हो रही है एक राजनीतिक विश्लेषक को कि असल में अगर फाइट है तो वो उन दोनों के बीच में ही है? कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजिक के तौर पर इसको समझने की जरूरत है। आप लोगों ने बेहतर स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन लगता है कि हाँ, कम से कम इस बेल्ट से कुछ वो चीजें निकल जाएंगी जो कि आगे के चरणों में आपको एक नींव तो दे पाएंगे। देखिए, पूर्वाग्रहों का कोई इलाज नहीं होता है, और न्याय पंचायत स्तर पर कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया है, और सांगठनिक तौर पर प्रशिक्षित करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमने मैदान में खड़ा किया है। आज स्थिति यह है कि 22 से ज्यादा इसमें महिलाएं इस मैदान में हैं। महिला अस्मिता की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की आबादी में 6 करोड़ अगर महिलाएं हैं तो उनको आप नकार नहीं सकते हैं, और उनके विषयों को लेकर आज तक कोई भी अलग से मैनिफेस्टो या अलग से कोई घोषणा पत्र नहीं आया है, जो महिलाओं ने के द्वारा महिलाओं ने ही बनाया और महिलाओं ने ही उसको
सशक्तिकरण के रूप में आगे प्रस्तुत किया है। और सारे पार्टी के लोगों ने इस मैनिफेस्टो की नकल करने की कॉपी कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश किया। इसके बाद भी उनकी मंशा नियत साफ नहीं दिखाई पड़ रही। महिला उत्पीड़न में मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा काफी आहत रहा। इसमें महिलाओं के उत्पीड़न की संख्या काफी बढ़ी हुई थी और इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ी है। 2019 में आपसे मैंने कहा, लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। वोटों को लेकर जितना आश्वस्त दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको ये मानना चाहिए कि 50% के आसपास तो अति पिछड़े दलित बैकवर्ड वोट लिए। और समीकरणों की राजनीति और धर्म की राजनीति करने वालों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर छला है तो अति पिछड़ों को, दलितों को। आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो एक मौर्य समाज सैनिक शाक्त वोट जो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। धर्म सिंह सैनी ने अपने आप को अलग कर लिया। और पंतनगर की तरफ का क्षेत्र, उस एरिया में भी भारतीय जनता अब विकास भाई, अब आपने एक बात जो उठाई ना कि फला ने अपने आप को अलग कर लिया, तो अलग तो आपके यहाँ से भी बड़े बड़े लोगों ने अपने यहाँ से कर लिया, आरपीएन सिंह तक ने कर लिया। तब आपने कहा वो भगोड़े हैं, उनको मलाई खानी थी तो बैठे थे, उसके बाद चले गए। तो ये बात तो फिर धर्म सिंह सैनी के लिए वो भी कह सकते हैं। ये तो चुनाव में होता रहता है। मेरा सवाल यह है कि आपने अच्छा पॉइंट गिनाया कि दरअसल महिलाओं का दर्द कांग्रेस ने समझा है, बहुत अच्छी बात है। आपने उनके लिए ऐलान किया, दूसरी पार्टियों ने उसकी कॉपी किया, कट कॉपी कर लिया, वो और अच्छी बात है कि आपके उसका एक असर उन पर पड़ा। लेकिन विपक्ष की पार्टी या सत्ता पक्ष की पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं, वो पलटकर पूछते हैं कि जहां आप सत्ता में बैठे हैं वहां पर महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या ऐलान किए गए थे और क्या उसका हुआ। कि अति पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, अति पिछड़े दलितों के साथ उत्पीड़न योगी सरकार में हुआ। उनके मुखिया लोगों ने अपने आप को अलग किया। आरपीएन सिंह ने अगर यहाँ से अपने आप को अलग किया तो कोई ऐसा आरोप नहीं मढ़ा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए, ये संघर्ष का दौर था, जिसके अंदर कुवत है, हिम्मत है, वो संघर्ष में साथ रहेगा। अगर उन्होंने मलाई पदों पर रहते हुए अगर उनके अंदर हिम्मत, विकास भाई, मायावती ने आज ही कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। मायावती ने कहा कि जब सत्ता में रहते हैं तो गरीबों को, गुरबों को, पिछड़ों को भूल जाते हैं। जाति की राजनीति सबसे पहले कांग्रेस ने की, इसी वजह से ऐसे दल बने, वो चाहे सपा हो या बसपा हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। कांग्रेस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। आप कह रहे हैं कि आप गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। बनी किस तरह मैं बता रहा हूँ। आरएसएस ने जो समाज में विघटन बंटवारे की जो सोच पैदा करी और जो लोगों को बांटा, अगड़े और पिछड़े को, अब हिंदुओं को दो भाग में बांट दिया गया, अगड़ा हिंदू, पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू, अति दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू और बैकवर्ड हिंदू। इस तरीके से बांटा लोगों को। सामाजिक विघटन और जो दाना बाना हुआ, सबने सब कर दिया। आप सत्ता में बैठे रहे, कुछ कर नहीं पाए, यही तो सवाल है ना। वो बांटते रहे और आप उनको रोक नहीं पाए। वो बांटते रहे, आप उनको रोक नहीं पाए। राहुल लाल कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। राहुल लाल, बहुत जल्दी से। मैं केवल ये कह रहा था कि पूर्वाग्रह से, श्रीवास्तव साहब कह रहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई कुछ कह रहा है। देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं। देखिए, ये जरूर है कि तमाम अलग अलग जो मुद्दे, गंभीर मुद्दे हुए, उन मुद्दों पर भी प्रियंका गांधी काफी सुपर एक्टिव रही। वो विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती भी रही। लेकिन देखिए, कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जो संगठनात्मक ढांचा है वो कमजोर है। और ये तो कोई भी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई भी अगर समझ रहा है, वो बिल्कुल ये कहना कि जो टक्कर है यहाँ पर देखिए विपक्षी टक्कर की स्थिति है। आपने मुद्दे सेट किए, कई सारे महिलाओं के मुद्दे आपने बनाए, उसमें आपने लीड किया, लेकिन उस मुद्दे को दूसरे लोगों ने किया। आपने एजेंडा सेट करने का काम किया। महिलाओं के मामले पर मुद्दा चाहे मान लेता हूँ, लेकिन जब अभी चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव जो है वो विपक्षी है। कांग्रेस इसमें कुछ जगहों पे कहीं कहीं पे छिटपुट नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव बाय लार्ज जो है वो बीजेपी और समाजवादी। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए, चुनौती चाहे जो कोई दे रहा है, आप ही को दे रहा है, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं और आपके ऊपर यह भी प्रेशर है कि आपको वही आंकड़ा दोहराना है कम से कम, क्योंकि आपके ऊपर दबाव इस बात से है कि सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि इतना अच्छा काम किया है कि उस फिगर के आसपास कम से कम जरूर पहुंचेंगे, तब बताएंगे कि जनता हमारे साथ है। इस बेल्ट में रुहेलखंड का हिस्सा हो या जाटलैंड का, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बचा हुआ हिस्सा है, इन 55 सीटों पर आपके लिए लगता है कि इतनी आसान है सब कुछ, चुनौती कोई नहीं है? कुछ लोग आपको छोड़कर गए, बड़े आरोप लगाकर गए, समीकरण अलग अलग बने, आपको भी पता है, वो चाहे जाति हो या धार्मिक। अखिलेश घूमते हुए और बार बार आज आजम खान का नाम लेते रहे, राजनीतिक विरासत के तौर पर और परिवार से प्रतिबद्धता के तौर पर इसको वो जाहिर करते रहे। प्रधानमंत्री ने भी खूब आरोप लगाए इस दूसरे फेज के प्रचार में, और
उसके अलावा अमित शाह भी उतरे, योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं। परिवारवाद का आप लोगों ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन जिन परिवारों के दर्द को मुद्दा बना रही है विपक्षी पार्टियां, उस परिवार के दर्द को क्या आप दूर कर पाए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलते हुए अंत्योदय विषय पर ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया है पूरे 5 वर्ष। समाज में अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्तियों की सेवा करने में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी कोताही नहीं बरती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। यह ऐतिहासिक कदम रहा है। 1.5 करोड़ घरों को बिना पैसे के बिजली हम लोगों ने पहुंचाई। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा भी हम लोगों ने दिया। इसी तरीके से 3 करोड़ शौचालय बनवाए। हम लोगों ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम लोगों ने गली गली में सड़कें बनाने का काम किया। हम लोगों ने इतनी बड़ी रेखा खींची है, शायद ही कोई उत्तर प्रदेश की या केंद्र की योजना हो जिससे कोई परिवार ग्रामीण अंचल का या शहरी गरीब आदमी उसे लाभान्वित ना हुआ। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में भी नए आयाम स्थापित किए। हम लोगों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज आजादी से लेकर अभी तक जितने बने थे 2017 से, उससे दोगुने सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाए, 4 एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, अगर हम गिनाने को आ जाएंगे तो इतने काम गिना देंगे कि पूरी डिबेट छोटी पड़ जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गरीब वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग जितना बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। ये लोग तो सिर्फ शगुफे छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का, फलाने प्रत्याशी को दौड़ाया गया, फलाने को, ये जिन्होंने दौड़ाया या जिस प्रकार की घटनाएं कुछ हुई हैं तो उसमें सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही है। मैं कहना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम से पूरी तरीके से संतुष्ट है। और ये लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को भयग्रस्त करने का काम किया है, जिस तरीके से पहले चरण में अपराधियों को टिकट बांटी है, उसी तरीके से दूसरे चरण में भी बांटी है। ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता में भयग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, नाहिद हसन, असलम चौधरी, रफीक अंसारी, आदिल चौधरी, राम मूर्ति, मुखिया कुमार, मोहम्मद यूनुस, सुल्तान बेग, महमूद अली, अब्दुल्ला आजम और मदन भैया, ये भैया कौन है? निश्चित रूप से ये सब वांछित अपराधी, बड़े अपराधी हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और इन जैसे लोगों से ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से 2000 करोड़ की संपत्ति छुड़वाई है। बड़े बड़े अपराधी पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे, उनमें से बड़े बड़े अपराधी जेलों में पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं क्या? इनको 1.5 साल जमानत नहीं मिली है। निश्चित रूप से आरपी रंजन जवाब दीजिए। आरपी रंजन, देखिए अतुल जी 25-25 हजार के इनामिया आज क्रिकेट खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है अपराधियों की। देखिए राघव, सुन लीजिए, मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, सुन लीजिए। 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, आईपीएस फरार है, भाजपा के नेता आईपीएस को थप्पड़ मार देते हैं और 26 से अधिक मौतें पुलिस की अभिरक्षा में मौत हो जाती है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? तो ये कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था? तो सवाल खड़े होते हो, जनता देख रही है, सब दिख रहा है, कुछ किसी से छिपा नहीं है। आपके कहने से आप बताइए, किसानों के ऊपर सर्व समाज के सामने जिस तरह से थार गाड़ी चढ़ा करके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या की, आज उसकी बेल हो जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आप कार्रवाई करते हो और गृह राज्य मंत्री बराबर उसी पद पर बने हुए हैं। तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। अरे तो आरपी रंजन, बेल कोई बीजेपी ने थोड़े दी है, वो तो न्यायपालिका ने दी है ना। कैसी बात करते हैं? नहीं, मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। ऐसे कैसे आप बेल पर सवाल खड़े कर रहे हैं? बेल बीजेपी थोड़े दे रही है। ऐसे अगर ऐसे होता, नहीं, या तो अगर दोहरा चरित्र की बात आप करेंगे, दोहरी बात करने की बात आप ऊपर करेंगे। मेरा सवाल, एक मिनट आरपी रंजन, मेरा सवाल है कि बेल तो न्यायपालिका ने दी है ना। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि मदद कौन कर रहा है? तो सवाल खड़े करने हैं तो फिर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो बोलिए कि न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। ऐसे नहीं करेंगे ना। ऐसे होता तो फिर आजम खान को भी बेल दिलवा दीजिए आप।
उनको क्यों नहीं दिलवा पा रहे? दिख रहा, जनता देख रही है। जनता तो सबको देख रही है, आपको भी देख रही है। चुनाव में होने जा रहा है। आप बेल पर सवाल खड़े करेंगे तो बीजेपी ने बेल नहीं दिया है, कांग्रेस ने बेल नहीं दिया है, सपा में बेल नहीं दिया है, न्यायपालिका ने बेल दिया है ना। सवाल सिर्फ खड़ा करना जरूरी नहीं है, हवा में सवाल खड़ा कर दिया और जवाब सुनेंगे नहीं। बात इनकी मंशा और इनके विकास, अरे मंशा आप किसकी मंशा पर सवाल करेंगे? विकास भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए ओवरऑल वही चीजें हैं जो आप भी उठा रहे हैं, वही बात आरपी रंजन भी कर रहे हैं। लेकिन सांगठनिक तौर पर, संगठन के तौर पर राहुल लाल ने बहुत अच्छी बात कही कि संगठन के तौर पर जो मजबूत होगा वही जनता के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। अब कहाँ चली जाती है? जब अरे आरपी रंजन शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, देखिए संगठन मजबूत होगा तो उसका जरूर परिणाम निकलता है। राहुल लाल वही बात कर रहे हैं, वो कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया ने भी देखा, सबको पता है कि वो सक्रिय हैं, लेकिन कार्यकर्ता कितने सक्रिय हो पाए? अगर हम आरपी रंजन की पार्टी और उनके गठबंधन को देखें तो उनका एक इंटैक्ट वोटर है। आपका भी था कभी, जो कि छिटका साल दर साल जो चुनाव होते रहे उसमें वो आपसे दूर जाता रहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो इंटैक्ट हो पाया। उस पूरे बेल्ट की बात नहीं करूं मैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। उस संगठन पर सवाल है। देखिए मैंने फिर कहा कि फिर कहूंगा कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर टीवी पे नहीं तय होता है। चुनाव होता है बूथ पर, और बूथ पर काम करता है बूथ का कार्यकर्ता और न्याय पंचायत स्तर का वर्कर। और रहा सवाल, आपने कहा कि चुनाव मुद्दों से हटके होगा। पुराना एक वोटर बैंक होता था, कांग्रेस पार्टी कभी किसी एक वोट बैंक की पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी समग्र भारतवर्ष, समग्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी जातियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं और उनके लोगों के द्वारा बनी हुई पार्टी है। और हमारे यहाँ इस तरीके की सोच भी नहीं होती है कि ये वोटर हमारा है, ये किसी और पार्टी का है। हम जब तक पूरे भारत को अपना नहीं मानते हैं, हमारा मिशन नहीं पूरा होता है। हमको देश की एकता अखंडता के लिए हमारी पार्टी के नेताओं ने शहादत दी है। हम बांट के, तोड़ के, विघटन करके नहीं देखते हैं। इसलिए हमारी सोच के साथ हम अपनी बात रखते हैं। और हमारी सोच कहती है कि उन अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रोहड़ी आयोग और जस्टिस राघवेंद्र की कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश के बावजूद अभी तक, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की तो रिपोर्ट आ चुकी है 400 पन्ने की, उन अति पिछड़ों के साथ तो सामाजिक न्याय अभी तक नहीं हुआ। एक दो जातियों को छोड़ दिया जाए तो तमाम सारी अति पिछड़ी जातियों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला सामने आया है। दलितों, अति पिछड़ों के आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीना गया है। ऐसे लोग हैं। कोरोना मिसमैनेजमेंट, भाई साहब बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता नेता कि बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। अगर जबरदस्त विकास हुआ होता, हजारों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई, विज्ञापन पे खर्चा किया। आपने देखा जनता एक्सप्रेस में छपा क्या, पश्चिम बंगाल का एलिवेटेड ब्रिज और चाइना का एयरपोर्ट जो था उसको जेवर एयरपोर्ट दिखाया गया। अस्पतालों की भीड़ लगा दी गई है। अगर उत्तर प्रदेश में अस्पताल ही खोल दिए हैं सरकारी, तो कोरोना मिसमैनेजमेंट में गंगा में हजारों लाशें बहती हुई देखिए। हिंदू जनमानस था जिसने इनको प्रेसिडेंट मोहम्मद की सरकार बनाई। उन युवाओं को वैक्सीन देने के लिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी पूरी का विपक्ष ने जब हल्ला मचाया है, तब जाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात की। शुरुआती दौर में इन्होंने तालियां बजवाई, दिए जलवाए, और दूसरी लहर 15 महीने बाद आई। प्रधानमंत्री इतने गैर जिम्मेदार थे, मुख्यमंत्री इतने गैर जिम्मेदार थे कि लोगों को अपनी लाशें जलानी पड़ी। और आज हर एक परिवार ऐसा है जिसको कोरोना का दर्द झेलना पड़ा है, पर इन्होंने उनको चंद टुकड़े भी नहीं देकर अपना आंसू पोंछने गए। और आज जब 4 लाख रुपए की बात करा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको कोरोना से जो पीड़ित परिवार है उनकी आर्थिक मदद करना चाहिए, तो उन पे जीएसटी लगा करके आपने देखा पीपीई किट चिकित्सा कर्मियों से जीएसटी वसूला गया। जो कोरोना के से बचाव के जो संसाधन थे, मास्क पर भारी भरकम जीएसटी वसूला गया। और करोड़ों का घोटाला हुआ है योगी सरकार में पीपीई किट के अंदर। जो लोग महामारी को भी अवसर बना लेते हैं, और मतलब इस तरीके से राजनीति का बस केवल एक लाइन है कि धर्म जाति के नाम पे हमारा वोट बैंक। अरे आप अति पिछड़े दलितों के बीच में भेद कर सकते हैं,
आप उनको भी बाट से तोड़ के देखते हैं, आप आदिवासियों की नाव तोड़ते हैं, फिर कहते हैं वो वोट मेरा है, उनके 10 नेता पकड़ के उनको अपनी पार्टी से टिकट देकर उनको मंत्री बनाकर आप जब पूरा 5 साल बीत रहा होता है तो अंतिम कार्यकाल में आप देखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जवाब देंगे। कांग्रेस भी बहुत धारदार मुद्दों के साथ प्रहार कर रही है, ये कहना है विकास भाई का। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें कोरोना पीड़ित भी हैं, उसमें किसान जो शहीद हुए उनके परिवार भी हैं, और किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, देखिए, किसानों के लिए हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया हुआ है। हमारी उत्तर प्रदेश में पहले दिन सरकार बनी थी तो हम लोगों ने किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। उसके बाद में हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने मात्र 85,000 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया। हम लोगों ने 3.5 वर्ष मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारा 1.5 वर्ष कोरोना काल में खराब हुआ। अगर उसको 5 वर्ष भी मान ले तो हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान किया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में 22 चीनी मिलें बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों को जितना, गन्ना किसानों या उत्तर प्रदेश के किसानों को जितना लाभ दिया, 2,000 रुपए हम लोग जो किसान सम्मानित देने का काम कर रहे हैं, 6,000 रुपए हम लोगों ने जिस प्रकार से किसानों का काम करने का काम किया। अच्छा, मैं कांग्रेस के ऊपर आना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हैं, किसानों पे कांग्रेस में चर्चा करना। मान्यवर शांत रहिए, मेरा समय है मान्यवर, मेरा समय है, मेरा समय है मान्यवर। उसको अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया है आपकी सरकार ने। अतुल जी, मेरा समय है, विकास भाई बोलने दीजिए। विकास श्रीवास्तव, अब उनको जवाब देने दीजिए। आपने भरपूर अपनी बातें गिनाई है ना। विकास श्रीवास्तव, विकास भाई, आपने सारी बातें गिना दी, उसका वो जवाब दे रहे हैं ना। नहीं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपको। विकास श्रीवास्तव सुन लीजिए राघवेंद्र जी। अब चलिए, मैं जरा इनके गरेबान में बात करता हूं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की लंबी छोड़ के बताई। ये लोग सर्व समाज के लोग हैं, कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करते जिससे समाज में विघटन पैदा हो। सावालों का प्रकरण क्या था भाई, जिसमें आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके एक वर्ग विशेष के लिए खास कानून बना दिया था। अच्छा, ये बताइए, जब राजीव गांधी जी ने मंच से बोला था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। बात होने दीजिए, देखिए अब मेरी बात होने दीजिए, अब मेरी बात होने दीजिए, अब मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं देश के संसाधनों में पहला उद्योगों का है, इसका जवाब दीजिए। आप लोग बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम जितना करते रहे हैं उतना भारतीय जनता पार्टी तो सोच भी नहीं सकती है। हम लोग कभी भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे को लेकर के आते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। आप लोग शाहबाद का पाठ करते हैं, आप लोग प्रधानमंत्री से बयान दिलाते हैं। विकास श्रीवास्तव, आपने सारी बातें गिनाई थी और राघवेंद्र सिंह अपना जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि वो धार्मिक तौर पर, जाति तौर पर हर जगह से बांटते हैं, तो आपने क्या क्या किया है वो सुनिए ना जरा। अब आप धारा प्रवाह बोलेंगे विकास श्रीवास्तव, ऐसे नहीं होता है ना सर। आपको सुन रहे थे, आरपी रंजन आपको सुन रहे थे, राहुल लाल सुन रहे थे, राघवेंद्र सिंह सुन रहे थे, तो अब आप भी सुनिए ना। नहीं, अब आप भी सुनिए। अपनी बारी में क्यों इतनी तिलमिलाहट आ जाती है? अरे भाई सुनिए, तो वो गिना रहे हैं आपको, वो गिना रहे हैं कि किन लोगों ने कहा था कि धरती हिलती है तो कुछ होता है। जनता पार्टी आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वो विफल हो जाएगा। अरे विफल तो हो ही जाएगा, लेकिन आप कब सफल होंगे उसकी चिंता आप करिए ना। वो विफल हो जाएंगे उसकी चिंता करके बैठे हैं, अपनी सफलता की चिंता करिए ना। अरे विकास भाई, नहीं ऐसे नहीं। अरे सुन तो लीजिए विकास श्रीवास्तव, अरे भाई सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। राघवेंद्र जी आप बोलिए जल्दी से, लेकिन जल्दी से। अतुल जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। देखिए, मैंने इनको पूरा मौका दिया, इन्होंने अपनी बात रखी। बोलिए, अब आप बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है, विकास पर बातें करिए। अरे विकास भाई फिर शुरू हो गए आप। नहीं विकास श्रीवास्तव, ये तरीका नहीं है भाई, ये तरीका नहीं। नहीं विकास श्रीवास्तव, ये तरीका नहीं है सर। प्लीज उनको बोलने दीजिए ना, उसका जवाब आप बाद में दे दीजिएगा, या सुनने की ताकत नहीं है आप में।
हम बोले भी नहीं। स्वस्थ वातावरण खराब मत करिए। अरे सुन तो लीजिए, इतने लंबे लंबे आरोप आपने लगाए तो सुनिए तो, वो आपका भी गिना रहे हैं ना, अपना वाला नहीं सुनेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। आप तो राहुल गांधी की तरह कर रहे हैं सर, ऐसे मत करिए ना। जरा सामान्य प्रकरण बताइए। सुन लीजिए जरा, सुन तो लीजिए। अरे विकास श्रीवास्तव दर्द क्यों हो गया भाई? क्यों दर्द हो गया जब 2-4 पुरानी बातें उन्होंने गिना दी? सुनिए तो, उसका जवाब होगा तो दे दीजिएगा। योगी और मुख्यमंत्री। अरे विकास श्रीवास्तव सर, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर प्लीज। नहीं, अब आप अपनी चुनावी रैली करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रैली चल रही है और आप बोलते रहेंगे और आपके कार्यकर्ता सुनते रहेंगे। यहाँ 4 अलग अलग मेहमान हैं, कुछ पार्टी के हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक के हैं। नहीं, तो सुनेंगे तब तो ना। रैली नहीं चल रही है यहाँ, बीजेपी कांग्रेस और सपा गठबंधन की रैली नहीं चल रही है कि आप लगातार बोलेंगे और नीचे से ताली बजेगी, सब सुनेंगे। रैली नहीं है भाई, आपकी जनसभा और आपकी रैली नहीं है, डिबेट है। डिबेट की मर्यादा होती है। अगर काउंटर करना है तो छोटा काउंटर करिए और सुनिए। अगर मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का, अरे क्यों नहीं बोलूंगा, आप करो। अब हम बोले भी नहीं। राघवेंद्र सिंह जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। राघवेंद्र सिंह जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। नहीं है इंडिया न्यूज, अरे समाज पार्टी का सूत्रधार नहीं है। एक मिनट, क्या बोला आपने विकास भाई? विकास भाई क्या बोला आपने, फिर से दोहराइए जरा। नहीं देना है। विकास भाई क्या बोला आपने, फिर से दोहराइए। इंडिया न्यूज क्या? देखिए, हम भी जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय पार्टी इस देश को बनाने, चलाने और आजाद कराने में हमारी भूमिका रही है, और आप टीआरपी के लिए विघटन बंटवारे की भाषा को सह दे सकते, पर हम नहीं दे। विकास श्रीवास्तव, सबसे पहली बात कि कोई टीआरपी आ नहीं रही है, जानकारी बढ़ा लीजिए, पहली बात। दूसरा कि अगर इंडिया न्यूज पर या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो लगाते रहिए। और अच्छी बात है कि आपने माना कि हमारी भी भूमिका रही है आजादी में, वरना कल तक कांग्रेस से कहती थी कि नहीं, हमारी ही भूमिका रही है आजादी में। इस देश के लोगों की भूमिका रही है। सृष्टि की रचना कांग्रेस ने नहीं की है। और मीडिया पर आरोप लगाकर अपनी तिलमिलाहट को मत दबाइए। अगर आपने एक मुद्दा उठाया और दूसरे दल के नेता या प्रवक्ता उसका जवाब दे रहे हैं तो आप मुद्दे को भटका रहे हैं। ये तरीका आपका अच्छा है, यहां चलेगा नहीं। मीडिया पर आरोप लगा के आपका संगठन मजबूत नहीं हो जाएगा भाई साहब। मीडिया पर आरोप लगाने से अगर संगठन मजबूत हो जाता है ना, भरपूर लगाइए, लेकिन जवाब सुनिए, जवाब भी सुनिए। राघवेंद्र जी आऊंगा, आरपी रंजन भाई आऊंगा, अतुल जी, राघवेंद्र जी आऊंगा। रंजन भाई एक मिनट, राघवेंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, समय अब नहीं है मेरे पास। भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैंने 3 बातें उठाई इनसे, इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। विकास पर बातें करिए, क्यों नहीं बात करूंगा? आप लोगों ने निर्णय लिया, मैं बोल भी ना सकूं। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटा। बात चेक करिए। आप लोगों ने देश के शासनों में पहला मुसलमानों का है, ये देश के प्रधानमंत्री से कहलाया। क्या किया आपने? आपका प्रधानमंत्री कहता है कि बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती हिलती है, सिखों के कत्लेआम को जायज कह रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है राघवेंद्र जी मैं आपको रोक रहा हूं। आरपी रंजन फाइनल कमेंट्री आपका चाहूंगा। अतुल जी समय दीजिए, दे रहा हूं। राघवेंद्र बाबू अब आप शांत हो जाइए, आरपी रंजन फाइनल कमेंट्री आपका चाहूंगा। देखिए, दावे और वादे बहुत सारी पार्टियों ने हर चुनाव में किए, कौन कितना कर पाया वो भी हमने देखा है। मीडिया पर आरोप लगा देना, बाद में ईवीएम मशीन पर आरोप लगा देना, ये मैं हर दिन देखता हूं जब चुनाव होता है। जब चुनाव शुरू होता है तो मैं सुनता हूं कि 300 प्लस हमारी आ रही है। आखिरी दिन जब वोटिंग हो रही होती, काउंटिंग हो रही होती है और समय थोड़ा सा ही रह जाता है, तब भी कहते हैं कि अभी 2 घंटा बचा है, आप देखिए अभी पासा पलट जाएगा। और बाद में कहते हैं ईवीएम खराब हो गई, ठीक है जनता का आदेश है, जनादेश है। ये सारी बातें मैं बखूबी जानता हूं। ये शब्दों का मायाजाल बहुत सारे नेताओं से मैंने सुना है। मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल सीधा सा है कि ये जो इस वक्त 55 सीटों की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इस चीज को समझता हूं कि यहां पर जो समीकरण है, वो चाहे जातीय समीकरण हो, वो चाहे क्षेत्रीय और धार्मिक समीकरण हो, वो अलग तरीके का है। आप इसी आस में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप मजबूत हैं इसमें? देखिए अतुल जी, जो ये चुनाव है, ये चुनाव मैंने पहले भी कहा था, जनता के मुद्दों का चुनाव है, जनता के मुद्दों के साथ चुनाव है। क्योंकि आम जनमानस ने एक आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार कर रखा है। ठीक है, वही आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार को आम जनमानस इस चुनाव में देने जा रहा है। सॉरी, अभी आदरणीय राघवेंद्र जी कह रहे थे कोरोना काल की जो बात करें, तो जो कोरोना काल में, कोरोना की विभीषिका में जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई, और मजदूरों को, बूढ़े चलते पैदल लोग, बच्चे और माताएं बहनें, उनको गाड़ी नहीं दे पाई, ये सब मुद्दे हैं। लोग भोले नहीं हैं।
उन्हीं मुद्दों के साथ राजनीति हो रही, उन्हीं मुद्दों के साथ मतदान होने जा रहा। आप बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की साख जो है, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया। उनके जन्म दिवस पर देश का युवा बेरोजगार दिवस मना रहा। ये कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, वो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों के ऊपर ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया रंजन भाई, समय नहीं है। वैसे कोरोना का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, भूल गया था मैं। पता है क्या याद आया आरपी भाई? जी 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 जी, याद मुझे ये आया कि कोरोना तो कुछ था ही नहीं, अखिलेश ने कहा था, और बीजेपी की वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं, ये भी उन्होंने कहा था। तो जनता को यह भी याद है कोरोना की विभीषिका आज आप बता रहे हैं चुनाव में, लेकिन उस वक्त कोरोना से ही आप इनकार कर रहे थे। जनता को यह भी याद है, जनता को ही तय करना है। राहुल लाल, फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में लेकिन शार्प। मैं यही कहूंगा कि द्वितीय चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। तमाम जो धार्मिक समीकरण और जातिगत समीकरण है वो उनके विरुद्ध है। मैंने शुरुआत में कहा कि उनका एक लाभार्थियों का समूह जरूर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उज्ज्वला योजना, उनको काफी ज्यादा पूर्व में उनको लाभ भी दिया है, लेकिन जिस तरह से अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो वो सिलेंडर जो है कि दोबारा लोग रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सब कई मामले ऐसे हैं जो कि उनके लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो काफी मजबूती से लेकिन लड़ाई है, चुनौती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक तरफा कोई लहर नहीं है या एंटी इनकम्बेंसी जैसा पूरा फैक्टर नहीं है, टक्कर है। ये ईमानदार एक राय हो सकती है। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी आपका, राघवेंद्र बाबू आपका, आरपी रंजन आपका, विकास भाई आपका भी। तो सवाल तो बनता में सवाल यही था कि दूसरे चरण का रण, उसमें कौन विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि जो यहां से एज लेगा, अगर बीजेपी सपा के बीच की लड़ाई है, गठबंधन के बीच की लड़ाई है, तो उसके लिए आगे का भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जो यहां पर गिरेगा उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी अगले फेजेस में। बाकी जो विपक्षी दल हैं, दावा उनका भी है और अधिकार भी है उनका दावा करने का। नमस्कार।